जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत है। जैसा कि हर क्लास में हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम जो साइंस की ये सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर हम जितने भी हरियाणा में पहले एग्जाम हुए हैं या NTA ये एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही हम आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। आज हमारी फिजिक्स की है क्लास नंबर 4 और इसके अंदर हम करेंगे फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू। और फिजिक्स के अंदर भी हमारा जो चैप्टर रहेगा वो ऑप्टिक्स है, प्रकाश की। जैसा कि मैंने फर्स्ट ही क्लास में बोला था कि जो ऑप्टिक्स है अपना बेटा, वो 4 से 5 क्लास के अंदर कवर होगा, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है ये। आप हमें हमारे पोर्टल HSSC एग्जाम क्रैकर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, या आप इस हमारे ऐप को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मॉक टेस्ट हरियाणा के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें फॉलो करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो भी क्लास हमारी होती है, इसका आपको PDF की फॉर्मेट में जो भी एग्जाम का मटेरियल है वो कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बगैर किसी देरी के आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। पहले जो 3 क्लासें हैं उनमें हमें काफी कुछ रिकवर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वे क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके एक बार आप कम से कम उन क्लासेस को देखिए, ताकि आपका जो बेसिक है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ आए। तो हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मीडियम चेंज करना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का मीडियम के अंदर चेंज करना। ये कोई भी लाइट है जो बेटा सोर्स से निकलती है, उसको कहते हैं हम आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं उसको। और जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो ये थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा सा ये ऐसे डेविएट हो जाती है। और इस डेविएटेड रे को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों किरणों के बीच में बेटा परावर्तक सतह के लंबवत एक रेखा होती है, जिसको कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको कहते हैं आई। और आई बेटा आपका आपतन कोण होता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं आर। आर है अपवर्तित कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तित कोण। याद रखना, अपवर्तन के अंदर एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते। एंगल आई और एंगल आर बेटा बराबर होते हैं हमारे किसके अंदर? ये हमारे बराबर होते हैं परावर्तन के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा। तो फिर इसके अंदर बराबर क्या होगा? अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर ना मीडियम परिवर्तित होता है। ये N1 मान लो, ये N2 मान लो। N1 और N2 क्या है? आपका अपवर्तनांक है ये काफी मेन चीज है। अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक के कारण ही प्रकाश की गति का जो वेरिएशन है वो होता है। अब दो अपवर्तनांक है बेटा, एक है N1 और एक है N2। अगर N1 बड़ा है N2 से, N1 बड़ा है N2 से, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश की किरण है वो कहां से कहां जाएगी? वो जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। किधर से किधर जाएगी? विरल से सघन में। और देखो अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है
एन, वो होता है सी बाय वी। जिसमें वी ज्यादा होगा उसका एन कम होगा, यानी कि जिसके अंदर प्रकाश का वेग ज्यादा होगा उसका एन कम होगा। तो अब n1 बड़ा है, इसका मतलब इसमें प्रकाश की गति कम है। तो ये हो गया आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? ये होगा बेटा आपका सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जाएगी? सघन माध्यम से विरल में, सघन से विरल माध्यम में जाएगी। यानी कैसा लिखिए, पानी से हवा में। अगर ऐसा होगा तो जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर जाएगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगी। जब इस सघन से विरल में प्रकाश गति करेगा बेटा, सघन से विरल में जब भी प्रकाश गति करेगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाएगी। गति क्या होगी? गति इसमें बढ़ेगी। गति क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और अगर वह n2 बड़ा है n1 से, इसका मतलब क्या है? विरल से कहा जा रहे हो आप जा रहे हो बेटा सघन माध्यम में। जैसे पानी से हवा से पानी, कहा जा रहे हो? हवा से पानी। तब ग्राफ कैसा बनेगा? तब ग्राफ ये रहेगा, ये हमारी जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और इसकी गति जो है वो गति घटेगी। क्या होगी? गति घटेगी। जैसे मैं हवा से पानी में जाऊंगा तो गति घटेगी और अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और पानी से हवा में जाऊंगा गति बढ़ेगी और अभिलंब से दूर जाऊंगा। ये पहले आ चुका है आपके एग्जाम में। और अगर n1 बराबर n2 हो जाए, यानी कि विरल से विरल या सघन से सघन, तो याद रखना प्रकाश की किरण में बेटा कोई भी डेविएशन नहीं होगा। वो जैसे आएगी वैसे ही सीधी चली जाएगी। यानी कि ये एंगल आई बन जाएगा और ये एंगल आर बन जाएगा। ओके। तो अब बात करते हैं कि सर फिर इसमें आई और आर बराबर नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये एंगल आई और आर अपवर्तन के अंदर बराबर नहीं होगा। तो इसमें बराबर होता क्या है? तो बेटा इसके अंदर बराबर होता है n बराबर है n2 बाय n1 बराबर है साइन आई बाय साइन आर। इसमें ये बराबर होता है और इसी चीज को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलेंगे हम? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम बोला जाएगा ये। ओके। अब नेक्स्ट आता है कि जो अपवर्तनांक है उसका मात्रक क्या है? तो याद रखना अपवर्तनांक का जो मात्रक है वो इकाईहीन है। क्या है? इकाईहीन। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इस चीज को याद रखना, अपवर्तनांक का कोई भी आपका मात्रक नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर इसके कारण होने वाली घटनाएं, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं। घटनाएं बड़ी अच्छी है इसकी। पहला है, पहला पॉइंट क्या है? कौन कौन सी घटनाएं घटती है इसके कारण? तो बेटा पहला पॉइंट है सूर्य का वह जल्दी व शाम को देरी तक दिखाई देना। देरी तक दिखाई देना। जो सूर्य है वो हमें सुबह जल्दी दिखता है और शाम को देरी तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा अपवर्तन।
नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। जो तारे टिमटिमाते हुए आपको नजर आते बेटा, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या है? पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जो छड़ है वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? मुड़ी हुई प्रतीत होने का कारण है बेटा इसका हमारा अपवर्तन। नेक्स्ट है पानी में डूबे सिक्के का ऊपर दिखना। पानी में डूबे सिक्के का सतह से ऊपर दिखना। सतह से ऊपर दिखाई देना। दिखाई देना। अब ऐसे ही मच्छियां हैं बेटा, जो मछली तालाब में होती है ना, वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखती है। होता क्या है, ये कोई भी अगर आपका कंटेनर मान लो इसको, या ये आपका कोई भी एक कंटेनर है, ओके, और इसमें कोई वस्तु यहाँ पे रखी है मान लो, तो इसको तो बोलते हैं वास्तविक गहराई। क्या बोलते हैं? वास्तविक गहराई। इसको लिख लो डी से। और ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी, उसके बाद ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो हमें ये वस्तु बेटा इसके स्ट्रेट लाइन मतलब यहां दिखेगी, और इसको बोलते हैं आभासी गहराई। आभासी गहराई, इसको मान लो एक्स। तो याद रखना अपवर्तनांक होता है वो होता है बेटा डी बाई एक्स, यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई क्या होता है? एन एक्स। एन क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक गुणा में आभासी गहराई को ही बेटा क्या कहा जाता है? वास्तविक गहराई कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर लेंस। नेक्स्ट क्या आता है? लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है उत्तल और एक होता है बेटा अवतल लेंस। दो लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस वो होता है जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, और अवतल वो होता है जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये बीच से तो होता है बेटा पतला और किनारों से क्या होता है? मोटा। ये होता है अवतल लेंस और ये होता है उत्तल लेंस। याद रखना उत्तल लेंस की बेटा फोकस दूरी कौन सी? फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव, और अवतल की क्या होती है? नेगेटिव। उत्तल लेंस को बेटा अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस बोला जाता है इसको? अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। ओके, तो इसमें आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा। और ये मैं पहले बता चुका हूं, जो प्रकाश को फैलाएगा उसको अपसारी कहते हैं, और जो प्रकाश इकट्ठा करेगा उसको अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे अपसारी या अवतल लेंस को। अपसारी या अवतल लेंस, ये हम जान चुके हैं। ये लेंस बीच में से तो पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। तो पहला पॉइंट,
फोकस दूरी के बारे में बता चुके। फोकस दूरी क्या होती है इसकी बेटा? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। इसका दूसरा नाम अपसारी लेंस है, जो हम बता चुके हैं। इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी इसमें बेटा? इमेज हमेशा कैसी बनेगी? आभासी व सीधी। आभासी व सीधा इमेज बनेगा इसमें। आकार क्या रहेगा? आकार रहेगा हमेशा वस्तु से छोटा। क्या रहेगा आकार? हमेशा आकार रहेगा बेटा इसका हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ करते हैं, इसके दो ही ग्राफ है। नंबर एक, ये अपना लेंस है। ये एक इसके अंदर रेज है, तो मुख्य एक्स बोलते हैं। ये एफ है, ये 2f1 मान लो। ये बेटा f2 है और ये 2f। इनसे घबराने का कोई विषय नहीं है। ये इधर घुमा हुआ है, तो आपको पता है हम सी को और आर को ही 2f कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे R1 R2 की बजाय 2f1 और 2f2 कंसीडर किया है। ओके, तो इसमें आई होप आपको कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, तो ये इसको ऐसे डाइविएट कर देगा। ऐसे रे आया, डाइविएट कर दिया इसने। तो ये इमेज कहाँ बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे। कहाँ पे? F1 पे। कहाँ पे बना? F1 पे। यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। ओके, अच्छा, वस्तु कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बना? F1 पर। प्रकृति क्या है? आभासी व सीधा। साइज क्या है? बिंदु के समान। बिंदु के समान मतलब डिम्निस्ड या डॉट। वो आपकी इच्छा, आप डिम्निस्ड बोलिए, डॉट बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, ये अपना ग्राफ है और ये अपना F1 है और ये अपना F2F1 है। ये F2 है और ये 2F2 है। और ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, रे ऑफ लाइट आएगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा। ये किस में से आएगा? F1 में से। और एक रे को डाल दो बेटा पोल में से, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। तो बोलो वस्तु कहां पर है इसमें? ऑब्जेक्ट बेटा आपका इन्फिनिटिव है पी। ये आपका यहाँ पे पी है, पोल ध्रुव पी के बीच। कहाँ है? अनंत और पी के बीच। इमेज कैसा है बेटा? आभासी। आभासी व सीधा। कैसा है? आभासी व सीधा। नंबर तीन, इसके अंदर साइज क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। क्या बनेगा? स्मॉलर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F1 व P के बीच। कहाँ बनेगा? F1 व P के बीच। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, एक ही नाम है। उत्तल लेंस बोलो, अभिसारी लेंस बोलो। अच्छा, हमें पता है ये लेंस बीच से मोटा, सिरों से पतला होता है। ठीक है, इसके पॉइंट लिखिए। मेन मेन क्या क्या इसके मेन पॉइंट है। इसकी फोकस दूरी हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी कैसी होती है इसका? पॉजिटिव होता है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा इसका? इसको आवर्धन आवर्धक दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, आवर्धक दर्पण, मैग्नीफाइंग ग्लास। प्रतिबिंब बनेगा कैसा? इसमें बनेगा वास्तविक व उल्टा या
आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा या आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आकार क्या रहेगा? वस्तु के समान, छोटा या बड़ा। समान बनेगा, छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। ओके। तो मैंने बेटा आपके जो जैसे देखो मिरर की मैंने 6 इमेज बनाई थी ना, समझाया था आपको ग्राफ से। 6 इमेज, ये वाले, ये 6 इमेजेस जो मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल ठीक इसमें भी ऐसा ही बनेगा। इसके ना आप टेबल लर्न करना। क्या लर्न करना है इसका? डायरेक्ट टेबल, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे। तो टेबल क्या है? एक में तो लिखो बेटा वस्तु कहाँ रहेगी। क्या लिखे? वस्तु कहाँ रहेगी। एक में लिखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक में लिखो प्रतिबिंब कहाँ होगा। और एक में लिखो कि आकार क्या हुआ। ठीक है, 6 लाइन होगी ना आपकी। तो लिखिए इसके अंदर, पहले में प्रतिबिंब मान लो बेटा इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 पर। कैसा बनेगा? बनेगा वास्तविक व उल्टा, बिल्कुल सेम वैसा ही है बेटा। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है। साइज क्या रहेगा? बिंदु। अब वस्तु कहाँ है? वस्तु बेटा 2F1 से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के बीच। वास्तविक उल्टा, आकार क्या रहेगा? आकार रहेगा बेटा छोटा। कैसा रहेगा? छोटा। अब अगर किधर है? अब है बेटा 2F पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2F2 पर। वास्तविक उल्टा, आकार क्या रहेगा? समान। ध्यान से देखो बेटा, सेम मिरर वाली टेबल बन रही है अपनी। कौन सी बन रही है टेबल? मिरर वाली। अब अगर कहा है 2F1 व F1 के बीच, तो कहाँ बनेगा? 2F2 से परे। वास्तविक उल्टा, आकार क्या रहेगा? बड़ा होगा। क्या होगा? आकार बड़ा। अब है F1 पर। वस्तु कहाँ है? F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? इन्फिनिटी, अनंत पर। प्रकृति कैसी रहेगी? वही रहेगी, वास्तविक और उल्टा। साइज क्या रहेगा? बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा। ओके। अब बेटा कहाँ पे? F1 व P के बीच। कहाँ है? F1 व P के बीच। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज मिलेगी लेंस से परे। कैसी बनेगी? लेंस से परे बनेगी। ओके। और नेचर क्या रहेगा? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। आकार क्या रहेगा? अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा साइज इसका। ओके। अब इसी के साथ आपका बेटा अपवर्तन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा डिस्पर्जन, विक्षेपण। क्या आता है? विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब क्या होता है? विक्षेपण का मतलब होता है बेटा, जब एक प्रकाश की सफेद किरण, प्रकाश की एक व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
और ये जो कलर कोड बनेगा ये बनेगा विबग्योर। नीचे वी होगा, ऊपर होगा आर। तो जब प्रकाश की सफेद किरण किसी प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यह परिघटना क्या कहलाती है? यह परिघटना आपका विक्षेपण कहलाती है। ट्रिक लिखा रहा हूं बेटा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ट्रिक बहुत काम आएगी। ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर, ये विक्षेपण के अंदर या वर्ग विक्षेपण के अंदर, डिस्पर्जन के अंदर कलर कोड बनता है। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद रखना, जब वी से आर की तरफ जाओगे आप तो तरंग धैर्य बढ़ेगा बेटा। तरंग धैर्य क्या बढ़ेगा? तो किसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है बेटा? वोयलेट, बैंगनी का। तरंग धैर्य को छोड़ के बाकी जो चीज बच गई आपकी, ऊर्जा, आवर्ती, तापमान, बिखराव, पर बिखराव, ये सब इधर आने पे क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? वो होती है बेटा बैंगनी की। किसकी होती है? बैंगनी की। सबसे कम लाल की। किसका तापमान सबसे कम होता है? लाल का। सबसे ज्यादा बैंगनी का। तो लाल रंग तापमान के कारण लाल नहीं दिखता बेटा। यह फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्रकाश की तरंगों का जो रंग है वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। तो लाल रंग तरंग दैर्घ्य के कारण लाल है, तापमान के कारण नहीं है। और यह बिखरता सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा बिखराव किस में होता है? वो होता है बेटा सबसे ज्यादा बैंगनी के अंदर। ओके। अब इसमें कुछ आपके प्राथमिक रंग है। कौन से रंग है? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा। कई बार पीला भी आ जाता तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ऑप्शन में ये है तो इनको लगाओ, अगर नहीं है तो फिर पीले के साथ जाओ। लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग है बेटा। प्राथमिक रंग वे होते जो किसी और रंग से नहीं बनते। और इन तीनों को समान मात्रा में मिलाओगे तो हमारे पास जो कलर बनेगा वो बनेगा सफेद। कैसा कलर बनेगा? सफेद। और अगर आप रेड में ब्लू मिलाओगे, लाल में नीला, तो बनेगा बेटा मेजेंटा। कैसा कलर बनेगा? मेजेंटा कलर बनेगा। अगर ब्लू में ग्रीन मिलाओगे, ब्लू में क्या मिलाओगे? ग्रीन, तो बनेगा सियान। सियान होता है मोर की गर्दन के जैसा, पिकॉक। और अगर रेड में बेटा ग्रीन मिलाओगे तो वो बन जाएगा पीला। कैसा बनेगा? पीला। मैजेंटा, सियान और पीला, ये होते हैं द्वितीय रंग। कैसे होते हैं? द्वितीय रंग होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं। ओके। और जब द्वितीय रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो रंग बनता है बेटा आपका काला। कैसा रंग बनता है? काला रंग बनता है। ओके। इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स का बेटा मेन जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर आपका सिर्फ रह गया आई डिफेक्ट। भाई आंखों के रोग या आंखों के बारे में कुछ बेसिक कहानी, वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।